बिहारी जी और हमारे आज के वक्ता हैं देवेंद्र चौबे जी और पंकज शर्मा जी। तो पहले एक औपचारिकता कर लेते हैं। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगी 1 मिनट के लिए खड़े हो जाएं और किताब को हाथ में, और हम एक तस्वीर ले लेंगे, यादगार रहेगी कि आज ये पुस्तक का विमोचन हुआ। जब से बुक फेयर शुरू हुआ है, हर रोज़ यहाँ पे कोई ना कोई किताब का विमोचन हो रहा है, और दो बातें सामने आई हैं कि बहुत लोगों ने ये कहा कि एक किताब का जन्म ऐसा है जैसे नवजात शिशु का जन्म होता है, उसमें बहुत अच्छा लगता है किताब को सामने आने में। तो ये भी बात सही है। और दूसरी बात जो मैंने देखा कि पिछले दिनों हमारी भी जो किताबें कई आई हैं वो कस्बों से संबंधित हैं, छोटे शहरों से, ज़मीन से जुड़ी हुई। और मुझे लगता है कि आपकी भी कहानियाँ वैसी ही हैं, ज़मीन से जुड़ी हुई, बिल्कुल कस्बों से। चाहे भारत में शहरीकरण हो रहा है, लेकिन आज भी लोग अपने कस्बों को याद करते हैं और ढूंढते फिरते हैं कि वो हमारे कस्बे कहाँ हैं, जब जहाँ हम बड़े हुए। वो खाने वाला कचौड़ी हो या कोई कुछ भी हो, उसमें भटकते रहते हैं। तो शायद ये कहानियों में भी वो भटकन है कि नहीं, वो बताएंगे जो हमारे वक्ता हैं। तो सबसे पहले मैं आमंत्रित करती हूँ कि चौबे जी, आपने कहानियाँ पढ़ी, किताब पढ़ी, आप क्या कहना चाहेंगे? मीरा जी ने बहुत सारी अच्छी बातें कही है और किसी भी लेखक के लिए बड़ा दिन होता है जब किताब शब्दों से निकल करके पन्नों पर आती है और पन्नों से निकल करके पाठों के बीच पहुंचती है। ये यात्रा बहुत लंबी होती है। और श्यामा जी से मेरी बात कर हो रही थी 2-4 दिन पहले भी कि 1990-91 के ज़माने में से हमारी शुरुआती दौर में मुलाकात हुई थी। तो मैं भी रांची में था, ये उस समय पत्रकारिता करते थे और एक तरह से हम लोग ने इनको धीरे धीरे बनते बनते देखा है। और कई बार होता है कि एक जो पत्रकार होता है, जो जीवन की खबरें छापता है, दुनिया भर की खबरें छापता है, तो कई बार होता है उसमें यथार्थ बहुत अधिक होता है। यथार्थ और तथ्य इतने अधिक होते हैं कि कई बार उन चीज़ों को पढ़ने में तो अच्छा लगता है, लेकिन चीज़ें लंबे समय तक आपके जीवन का हिस्सा नहीं बन पाती हैं। लेखक की भूमिका थोड़ी अलग होती है। जो लेखक होते हैं या जो साहित्यकार जिन्हें हम कहते हैं, तो पत्रकार और साहित्यकार में बहुत बुनियादी फ़र्क होता है कि दोनों यथार्थ की रचना करते हैं, दोनों में अनुभव भी होता है। लेकिन जहाँ पत्रकारिता में तथ्य बहुत प्रभावशाली होता है और बिना तथ्य के पत्रकारिता नहीं होती, वहाँ हर बात में तथ्य का बेहतर होना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन साहित्य में तथ्य तो ज़रूरी है, क्योंकि जीवन से अगर तथ्य ले रहे हैं तो देने ही पड़ेंगे। अगर मान लीजिए कि जिस इलाके में पेड़ अमरूद के होते हैं, वहाँ हम सेब के पेड़ की चर्चा नहीं कर सकते हैं। जिस इलाके में भेड़ बकरियाँ अधिक होती है, वहाँ हम गायों की चर्चा बहुत नहीं कर सकते। जैसे पहाड़ी प्रदेश हो तो वहाँ भी गाय होती है, लेकिन भेड़ अधिक होती है। तो कुछ जियोग्राफिकल जो डोमेन एरिया होता है, जिसे हम डेमोग्राफिकल एरिया कहते हैं किसी भी, तो लेखक क्या करता है कि उन चीज़ों के बारे में वो फैक्ट तो रखता है, लेकिन जैसे पत्रकार फैक्ट के आधार पर पूरी चीज़ों की संरचना करते हैं, कथाकार जो होता है, लेखक जो होता है, वो फैक्ट के साथ साथ कल्पना, इमेजिनेशन को लेकर के आता है। उसी बात को कहता है, लेकिन एक इमेजिनरी तरीके से कहता है। और यही चीज़ जो होती है साहित्य को दूसरी विधाओं से अलग करती है। जैसे मान लीजिए कि दर्शन शास्त्र है, तो दर्शन शास्त्र में तर्क, लॉजिक का होना बहुत जरूरी होता है। बिना लॉजिक के दर्शन शास्त्र नहीं हो सकता है। यही तर्क होता है जो दर्शन शास्त्र को दूसरी विधाओं से अलग करता है। ऐसे ही साहित्य के समानांतर जो इतिहास है, इतिहास में भी तथ्य होता है, लेकिन उसे मेमोरी बहुत जरूरी होती है। अगर तथ्य मेमोरी एक साथ आ जाए तो इतिहास बड़ा इतिहास हो जाता है। आपने गौर किया होगा कि दुनिया भर में जो इतिहास होते हैं,
उन इतिहासों की चर्चा सबसे अधिक होती है जहाँ पर अनुभव और तथ्य के साथ साथ जो मेमोरी होती है बहुत प्रभावशाली तरीके से आई है। जितने इतिहासकार बड़े बड़े हुए हैं, चाहे सबल्टन इतिहास का निजी हुआ हो, जब चर्चा करते हैं तो बहुत इमेजिनरी तो बहुत मतलब कहीं की मेमोरी को लेकर आते हैं। कैसे एक इतिहास अभिलेखागार में है तो दूसरा इतिहास जो है वह एक तरह से जनता की मेमोरी में है। जब कोई इतिहासकार काम करता है तो दोनों को एक साथ वेरीफाई करता है। सिर्फ मेमोरी में इतिहास है और अभिलेखागार में नहीं तो वह भी इतिहास नहीं है। सिर्फ अभिलेखागार में है और मेमोरी में जनता की मेमोरी में नहीं तो वह भी इतिहास नहीं होता है। श्यामल जी के साथ जो सबसे अच्छी बात लगी या मुझे दिखाई दे रही थी, मैं जाहिर की पूरी कहानियां पढ़ नहीं पाया, कि ये अपनी कहानियों में कथा में जो सबसे बड़ा काम करते हैं कि जो एक लेखक का जो डेमोग्राफिकल एरिया होता है जिसको हम लोग कहते हैं कि वह लेखक अच्छा लेखक होता है, बड़ा लेखक होता है, जो अपने लेखन में एक खास पेरिफेरी को रचता है। आप पूरी दुनिया के कथाकार नहीं हो सकते। दुनिया के बड़े बड़े कथा जैसे अमृतलाल नागर की चर्चा होती है, नागर जी बहुत बड़े कथाकार हैं, लेकिन आप जब पढ़ेंगे आप देखेंगे उनकी कथा में लखनऊ बार बार आता है। लखनऊ आता है, चौक की गलियां आती है, चौक के जो घर हैं, घर के दरवाजे की बनावट आती है, वहाँ के आंगन आते हैं। तो धीरे धीरे आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि आप एक शहर से परिचित हो रहे हैं, एक शहर की गलियों से परिचित हो रहे हैं। लेखक यही काम करता है। लेखक भी एक इतिहासकार होता है, लेखक एक दार्शनिक होता है, लेखक एक भूगोलवेता भी होता है। और हम लोग उम्मीद करते हैं जो आलोचना और सिद्धांत में जो काम करते हैं, ये उम्मीद रखते हैं अगर हम किसी लेखक को पढ़े, जैसे मैं काम कहानी भी पढ़ रहा हूँ, तो मुझे लगना चाहिए कि इस कहानी में जो जीवन का यथार्थ है अगर मैं ढूंढूं तो कहीं मुझे दिखाई पड़े। आपके आचार्य रामसूत्र शुक्ल कहते थे कि साहित्य में कल्पना होती है, लेकिन कल्पना का मतलब ये नहीं कि दुनिया में है ही नहीं वो चीज। हम कल्पना उसी की करते हैं जो हमारे सामने नहीं होती, हमसे दूर होती है, और उसके बारे में हम सोचते हैं, उसके बारे में कल्पना करते हैं। अब इनकी जो दो कहानियां जो मुझे बहुत अच्छी लगी, पहली कहानी घाम, और जो आखिरी कहानी है जिसके बारे में बार बार चर्चा आप लोग करेंगे, वो बहुत अद्भुत कहानी है। और उस कहानी में जो है आपका चना चबेना गंगा जल, तो आप देखेंगे कि ये दोनों कहानियां बिल्कुल अलग मिजाज की कहानियां हैं। जब इनकी पहली कहानी पढ़ रहा था तो मुझे बार बार लग रहा था कि श्याम बिहारी श्यामल अपने पुराने समय में लौट रहे हैं, जहाँ पर पलामू है, डाल्टनगंज है, झारखंड का इलाका है, झारखंड का जंगल है, वहाँ के पहाड़ है, वहाँ पर ढलान वाली सड़कें हैं, वहाँ पर घर बने हुए हैं, और छोटे छोटे जो ब्यौरा होते हैं। कहानीकार जो होता है लेखक बहुत बारीकी के साथ बहुत छोटे छोटे ब्यौरा अपनी कहानियों में रचता है। पाठक जब उनको ध्यान से पढ़ता है तब लगता है कि वो छोटे छोटे जो विवरण होते हैं वे धीरे धीरे एक साथ इकट्ठा होकर के बड़े तथ्य के रूप में हमारे सामने आ जाते हैं। लेकिन मैं इस कहानी को पढ़ते महसूस कर रहा था कि उन्होंने घाम कहानी का शीर्षक क्यों रखा है, और पूरे के पूरे संग्रह का नाम भी घाम है। कहानी जहाँ से शुरू होती है वह प्रसंग बाद में कहानी में कहीं नहीं आता है। जैसा कल्पना करिए, इस कहानी की चर्चा वहां से होती है कि एक पुत्र जो है पिता के लिए मोबाइल तलाश रहा है और कहता है कि 3.95 मिलियन मतलब 395 करोड़ की मोबाइल है। क्या ऐसी मोबाइल बनी हुई है? तो हाँ बनी हुई है, लेकिन वो सबके लिए नहीं है। मतलब जैसे बहुत सारी गाड़ियां हैं, वो मतलब 50 करोड़ क्या 1-1 अरब की गाड़ियां हैं, हम नहीं जानते हैं या उसके बारे में हम देखे नहीं हैं। इस कहानी की शुरुआत वहां से होती है कि एक मोबाइल है जिसमें ऐसी चर्चा हो रही है और बहुत उठा पटक होती है। लेकिन जो सबसे खास बात इस कहानी में थी कि जो नायक इनका है उस कहानी के, तो नायक बार बार उन चीज़ों को मेमोराइज करते हैं, स्मृति में लेकर के आते हैं कि हम इतना भारी मोबाइल लेकर करेंगे क्या? काम तो वही करना, फोन पर बात करनी है, कुछ व्हाट्सएप मैसेज भेजने हैं और फिर फेसबुक पर कुछ कभी कुछ अपडेट कर देने हैं, और तो काम हम करते नहीं है। तो कहते कि नहीं, इस मोबाइल का मतलब यह है कि जो आज समाज में जो दिखाई दे रहा है कि हम आईफोन इसलिए नहीं लेते हैं कि हम फोन चाहिए, हम आईफोन दिखाने के लिए लेते हैं, हम जरूरत के लिए हम फोन नहीं ले रहे हैं और उसके लिए फोन। इसका मतलब कि यह कहानी यह बताने की कोशिश कर रही है कि जो समाज पहले था, 47 के पहले जो समाज था, जो 90 के पहले का जो समाज था, अब समाज वैसा नहीं है। 90 के बाद भारतीय समाज में एक बहुत आधारभूत परिवर्तन हुआ जिसको हम लोग स्ट्रक्चरल चेंज की बात करते हैं।
यह परिवर्तन था आर्थिक क्षेत्र में, यह परिवर्तन था राजनीतिक क्षेत्र में, यह परिवर्तन था भौगोलिक क्षेत्र में। आप देखेंगे कि पूरी दुनिया में उठापटक 90 के बाद शुरू हो जाती है, पूरा सोवियत संघ में बिखराव होता है और बहुत छोटे छोटे मुल्क बन जाते हैं वहाँ पर, सबका जोग्राफिया बदल जाता है वहाँ पर। तो यह इसकी तरफ बहुत लोग का ध्यान नहीं जाता, लेकिन अगर आप 90 के समय को ध्यान में रखेंगे तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी जो है एक ऐसी इकोनॉमी में तब्दील होती है जिसको हम लोग कहते हैं फाइनेंशियल कैपिटल कहते हैं। मतलब कैपिटल है, लेकिन पहले कैपिटलिज्म जिसे हम इंडस्ट्रियल पूंजीवाद की बात चर्चा करते थे, इंडस्ट्रियल पूंजी की चर्चा करते थे। 90 के बाद ये जो इंडस्ट्रियल पूंजी है वो धीरे धीरे फाइनेंशियल कैपिटल में तब्दील हो जाती है। पैसा इनके पास नहीं, इनके पास नहीं, पैसे का आवाजाही बहुत भारी पैमाने पर हो गया। इनके अकाउंट में 4 करोड़ आता है, अगले दिन इनके अकाउंट में पहुंच जाता है, डॉक्यूमेंटेड है कि 4 करोड़ है, बट इनके हाथ में 4 करोड़ नहीं है। वो पैसा बहुत तेजी से घूम रहा है। पुराने समय में जब पूंजी आती थी तो पूंजी स्थिर हो जाती थी, एस्टैब्लिश हो जाती थी, और उससे फर्क यह पड़ता था कि पूरी दुनिया को पता होता था कि हाँ ये पूंजी है, ये पूंजी में ये तब्दीलियाँ यानी ये उससे सरोकार हो सकते हैं। ये कहानी उसकी तरफ संकेत करती है कि दुनिया में जो बदलाव हुए हैं 90 के बाद से, उसको कैसे हम उसको डॉक्यूमेंटेड करने की कोशिश करें। और मुझे अच्छा लगा कि सामल जी ने बहुत बारीकी के साथ इन चीज़ों को डॉक्यूमेंटेड किया। लेकिन एक चीज़ इस कहानी की जो मुझे सबसे अच्छी लगी, शायद वही कहानी की बेसिक थीम भी है, कि अब कई तरह के उद्योग धंधे आ गए इस दुनिया में, और एक जिस नए उद्योग की उन्होंने चर्चा की वो हम लोग की कल्पना से बाहर करता है। जैसे एक अधिकारी इस कहानी में है, उनकी बदली 3 महीने में कहीं हो जाती है, और इससे तब्दील उनकी बदली होती है या उनका ट्रांसफर होता है कि जहाँ जाते हैं वहाँ जितने स्टाफ है सबका डाटा तैयार करते हैं, कौन कितना घूस ले रहा है, क्या गड़बड़ियाँ कर रहा है, तुरंत उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर देते हैं। और उसके बाद पता चलता है कि उससे विभाग के लोग परेशान होकर इनका बदली करने के लिए अपील करने लगते हैं, और उस ट्रांसफर के लिए ये सारे के सारे जो लोग हैं उनको एक बहुत बड़ी राशि देनी पड़ती है मिनिस्टर को, नेता को, कि इनको हमारे विभाग से बदल के कहीं और भेज दीजिए। और मिनिस्टर जो होता है बहुत भारी राशि लेकर के उनकी बदली दूसरे विभाग में कर देता है। फिर वहाँ भी यही खेल होता है, वहाँ भी ऐसे ही डाटा बनाते हैं, और धीरे धीरे पता चलता है कि वह जो अधिकारी, ईमानदार अधिकारी है, वह तंत्र के लिए, सिस्टम के लिए पैसा कमाने की मशीन बन गया है। ये भारी उद्योग बन गया आज के समय में। और फिर उस अधिकारी को लगता है कि मेरी ईमानदारी का मतलब क्या, कहने का मतलब कि 90 के बाद बहुत सारी चीज़ें बदली है। देखना क्या करता है कि जो वैज्ञानिक होते हैं वो मतलब जो रिसर्च करते हैं उसको इस्टेब्लिश करते हैं, नए इन्वेंशंस करते हैं। लेखक भी यही काम करता है, लेखक भी बहुत बारीकी के साथ खोजबीन करता है कि समाज के मन में और शरीर में क्या परिवर्तन होता है। शरीर को तो लीड हमारे डॉक्टर्स करते हैं, लेकिन माइंड में जो परिवर्तन हो रहा है, मन के अंदर जो परिवर्तन है, उसको रीड करने की जो सबसे बड़ी क्षमता होती है वह लेखक के अंदर सबसे अधिक होती है। लेखक बहुत बारीकी के साथ सामाजिक परिवर्तन की जो प्रक्रियाएं हैं, जिसे हम प्रोसेस कहते हैं, उसको बहुत बारीकी से पकड़ता है। और अगर लेखक बढ़िया से पकड़ता है तो फिर वह आलोचक के लिए उस पर विचार करना, उस पर बातचीत करना बहुत आसान हो जाता है। क्योंकि अगर आपके पास प्राइमरी सोर्स नहीं ठीक ठाक है डाटा, तो फिर आप बात क्या करेंगे। तो ये लेखक की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि बहुत बारीकी के साथ समाज के अंदर जो छोटे छोटे परिवर्तन हो रहे हैं उसको बारीकी से अध्ययन करें। कई बार ऐसे छोटे छोटे परिवर्तन बड़े परिवर्तन के कारक भी होते हैं। इनकी आखिरी कहानी भी कुछ वैसी है। आखिरी कहानी में जिसको इन्होंने एक नायक बनाया है, उससे हम सामान्य भाषा में सबल्टन या इतिहास का एक हिस्सा कर सकते हैं। एक ऐसे गोताखोर की कहानी है जो गंगा नदी में डूबी हुई लाशों को कहीं से भी ढूंढ निकालता है। लेकिन मुझे एक बात बार बार लग रहा था कि कहानी मतलब वो संस्कृत का आचार्य है, शास्त्रीय संस्कृत में किए हुए हैं, बहुत अच्छी संस्कृत आते हैं, किसी को उसने मदद किया था, जिसकी मदद किया था वो धीरे धीरे आचार्य हो जाते हैं, कई सारे मंदिरों के मतलब अध्यक्ष हो जाते हैं, काफी न्याय वाय करके। और फिर उसमें जो मतलब इनका जो बनारस में दिखाई देता है उस कहानी में, कि कैसे बनारस के लोग गालियाँ देते हैं, और बहुत भारी भारी गालियाँ देते हैं, और वह सिर्फ बनारस में हो सकता है, कहीं और नहीं हो सकता। जब कहानी पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें इसको पढ़ करके बात कर जाता है, कहाँ क्या 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 चीज़ें हैं, तो मतलब वो लग रहा है कि मतलब वो यहाँ पर बनारस दिखाई दे रहा है। तो जो चीज़ें मैं श्यामल जी का अपनी बात समाप्त करूँगा, तो श्यामल जी की पहली कहानी जहाँ इनके पुराने इतिहास की बात हमारे सामने लेकर के आती है, और आज श्यामल जी बनारस में रह रहे हैं और बनारस को लेकर के सामने आती है। तो कहा जाता है कि किसी भी लेखक का आकलन करना हो, लेखक के बारे में कोई राय बनानी हो,
तो कहते हैं कि मतलब जिस चीज की शुरुआत होती है उसका एक अंतिम पॉइंट भी होता है। गिनती में जो होता है 1 से 10 होती है या 1 से 100 होती है, 10 से 100 होती है। जैसे जहाँ से इतिहास की शुरुआत, किसी के इतिहास की शुरुआत होती है तो उसका अंत भी होता है। मान लीजिए किसी देश में कोई राजा हुए, ऐसा नहीं है कि जीवन भर वो राजा रहेंगे, उनका अंत होना तय है किसी भी राष्ट्र में। तो होता है कि मूल्यांकन की जो सबसे बड़ी जो बात होती है बारीकी के साथ, कि हमें देखना चाहिए कि प्रारंभिक जो उत्थान का जो दौर है वहां पर क्या क्या चीजें दिखाई दे रही है और जहां पर अंत हो रहा है वहां क्या चीज दिखाई दे रही है। एक बात है कि मैं अपनी बात समाप्त करूंगा कि हिंदुस्तान में मुगल सल्तनत की शुरुआत मतलब 1526 में बाबर के आने के बाद हुई थी और उसका अंत 1857 में बहादुर शाह जफर के अंत होने के बाद हुई। दोनों में क्या फर्क था और दोनों में क्या खासियत थी? दोनों में फर्क यह था कि बाबर जो था तलवार का धनी था, तलवार बहुत अच्छी चलाता था, और बहादुर शाह जफर जो थे कलम के धनी थे, कलम बहुत अच्छी चलाते थे, शेर व शायरी करते थे। तो जब आप मुगल सल्तनत का आकलन करेंगे तो देखना पड़ेगा कि शुरुआत तलवार के बल पर हुई थी, अंत कब हुआ? जब ज्ञान या फिर मतलब चीजें आई। ये चीजें इतिहास की बारीकी से मूल्यांकन परख करती है और यह कहानी संग्रह जो है, मुझे लग रहा था कि शायद श्यामल जी का एक प्रतिनिधि कहानी संग्रह को देखा जाना चाहिए, जहाँ पर इनकी प्रारंभिक जो मेमोरी है, जो आखिरी समय की जो सारी बातें हैं मिला करके एक कहानी की अलग दुनिया रचती है। और सबसे खास बात है कि जो किसी भी लेखक को पर विचार करने के सूत्र देती है कि लेखक हमारे समय के जो सवाल हैं उन सवालों को इतिहास और दर्शन के साथ कैसे इंगेज करता है। अगर लेखक अपने समय के सवाल को दर्शन इतिहास के साथ अगर इंगेज नहीं करता उनके साथ संवाद नहीं करता था तो लेखक फिर बहुत बड़ा लेखक नहीं हो सकता है। हाँ जरूर है कि कोई लेखक अभी करते हैं, जैसे जयशंकर प्रसाद दर्शन के सवाल से तो बहुत इंगेज करते हैं। उन्होंने उनका लिखा भी उन्होंने मतलब जयशंकर प्रसाद के पूर्व की आपने कहा उपन्यास लिखा है श्यामल जी ने, तो वहां पर पढ़ेंगे तो आप लें तो वहां पर दर्शन भी है और वहां पर उनके समय के सारे सवाल भी है और वह समय के सवाल मतलब इतिहास के साथ संवाद करते हैं। ये दो चीजें किसी भी लेखक को बहुत महत्वपूर्ण बनाती है। मुझे अच्छा लगा कि श्यामल जी की कहानियों में इतिहास भी दिखाई दे रहा है और दर्शन भी दिखाई दे रहा है और ये चीजें बहुत अगर किसी पात्र के पूरे वजूद के साथ खड़ी हो जाती है तो फिर वो इतिहास का जो नायक होता है बड़ा नायक बनता है। और एलवर जो मल्लाह है वो बहुत अच्छा नायक, बहुत अच्छा गढ़ा इन्होंने। मुझे लग रहा था उस पर एक ये बड़ा उपन्यास भी लिख सकते हैं शायद, जैसे अगर वो पात्र इस दुनिया का पात्र है तो उसे उपन्यास लिखे तो बहुत बड़ी बात होगी। तो इन्हीं कुछ बातों के साथ बात को समाप्त करूँगा और श्यामल जी को इस किताब धाम के लिए बधाई और मीरा जोड़ी जी को बधाई कि उन्होंने कहानियाँ छापी और हमारे बहुत अच्छा आपने बातें करी और उसमें जो आपने दो बातें करी थी, एक तो दृष्टि होनी चाहिए देखने की, जो आपने कहा कि लेखक वो देखते हैं जो हमारी नज़र आम व्यक्ति की नज़र में नहीं होती, जो ऑब्जर्वेशन है कि छोटी से छोटी चीज़ को नोट करना और उससे पूरी एक बात को जोड़ना और कहानी बना ले जाना है। और दूसरी बात जो आपने कही कि इतिहास और दर्शन से जुड़ाव बहुत ज़रूरी है वो, और इसी को मैं आगे बढ़ाते हुए पंकज जी आपसे जानना चाहूँगी। बहुत शुक्रिया मीरा जी। देवेंद्र जी जब बोल दें तो उसके बाद बोलने के लिए कुछ रहता नहीं है, कोई वजह का बोलना है, लेकिन चूंकि माइक हाथ में हो तो मौका छोड़ना भी नहीं चाहिए। और मुझे नहीं पता कि दिल्ली में या शहर में सर धाम को लोग कैसे समझते हैं, और अगर आप मुझे कहेंगे कि धाम समझाइए तो मेरी हैसियत नहीं है कि मैं धाम शब्द समझा दूं। साहित्य में या जीवन में बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जिसका अर्थ नहीं समझाया जा सकता, उसके लिए वहां पर जाना पड़ेगा, उससे टकराना पड़ेगा, या तो आपको भोगना पड़ेगा। घाम तो तभी आप समझ सकते हैं जब घाम को भोगेंगे, और इसका एक एप्रोप्रिएट समय होता है। ये नहीं कि आप
ठंडे के मौसम में घाम महसूस कर लेंगे, ऐसा नहीं होगा। घाम महसूस करेंगे आप दोपहरी में, और उसको समझाना बड़ा मुश्किल है कि उस समय क्या क्या महसूस होता है, कैसा अंदर अकबकाहट लगता है, कितनी परेशानी झेलनी पड़ती है, कितना शरीर खुजली होने लगता है घाम के समय में, कैसे दाने दाने उड़ जाते हैं घाम में। ये समझाना बड़ा मुश्किल है। इसके लिए तो जाना पड़ेगा घाम में, तब पता चलेगा। अब सवाल तो इसमें बहुत सारे हैं। देखिए, मुझे नहीं पता कि मेरे देवेंद्र सर कहानी आलोचना के उस्ताद हैं, और मेरा इनके साथ कैसे बना पैनल मुझे नहीं पता। मैं कहीं नहीं टिकता, कहीं नहीं ठहरता किसी भी रूप में। श्यामा जी का हो सकता है प्रेम हो, मीरा जी का सम्मान हो, मैं बहुत सोचता रहा, और मुझे लगा कि तैयारी करके नहीं जाएंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। वो तो बोला इन्होंने, खत्म जब किया इन्होंने अपना वक्तव्य, तो मैं पानी में पी रहा था। हाँ, तो गला मेरा सूख रहा था। बहरहाल, फकत 13 कहानी का संग्रह है, 13 कहानियां हैं। मैं सोच रहा था कि श्यामल जी कहानी लिख क्यों रहे, क्या जरूरत है कहानी लिखने की। उपन्यास में तो बड़ा अच्छा चल ही रहे थे, नाम कर रहे थे, बड़ा नाम हो रहा था उपन्यास में। कहानी की तरफ फिर कहानी संग्रह। तो चूंकि मैं इनका संपादक भी हूँ, अभी छापा है इनका उपन्यास अंश पाखी में, तो मुझे लग रहा था कि उपन्यास लिख देते हैं, नया कहानी क्यों लिख रहे। फिर मैंने कहानी पढ़नी शुरू की, कहानी पढ़ता गया, तो मुझे लगा कि ये श्यामल जी परसेप्शन को तोड़ रहे हैं। हम लोग सबसे ज्यादा जीते हैं परसेप्शन में। परसेप्शन की दुनिया है। आप कैसे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे किसी ने बता दिया कि मीरा जी कैसी है, मैंने अपना परसेप्शन बना लिया। मुझे कोई मतलब नहीं है कि मीरा जी के बारे में मैं जानने की कोशिश करूं, मीरा जी अच्छी है नहीं है, श्यामल जी कैसे हैं, चौबे सर कैसे हैं, हमें कोई मतलब नहीं है। मेरे बारे में इनको बता दिया, इनके बारे में मैंने बता दिया, हम लोग एक दूसरे से कट रहे हैं। परसेप्शन बन गया। परसेप्शन को ये तोड़ रहे हैं। आपके घर में कौन आया, आपने एक परसेप्शन बना लिया कि आदमी बगैर काम के कोई कैसे आ सकता है। जरूर कोई ना कोई काम होगा, जरूर कोई ना कोई मतलब होगा, तभी फोन किया होगा। बेवजह कैसे कोई आ जाएगा। लेकिन श्यामल जी, यही एक कथाकार की कला है कि वो आपके परसेप्शन को तोड़ दे, और वही कथाकार बड़ा होता है जो आपके परसेप्शन को तोड़ दे। चमत्कार तो मदारी भी दिखला देता है। चमत्कार का क्या है, बाहर निकलिए चमत्कार ही चमत्कार है। मेले में घूम लीजिए 25-50 चमत्कार तो आप कोठरी में बांध के चले जाएंगे। रचनाकार का काम चमत्कार दिखाना नहीं है, जो आजकल ज्यादातर रचनाकार कर रहे हैं। मैं जोर से नहीं, धीरे धीरे बोलूंगा ये सब, बहुत पीटेंगे मुझे बाहर निकलेंगे तो, क्योंकि सच में चमत्कार करके समझते हैं कि हम रचनाकार हो गए। चमत्कार करके नहीं होते रचनाकार। आप रचनाकार होते हैं कि आपके मन में जो बात बैठी है उसको हिला दे, उसको दरका दे। अब जो कहानी घाम है, इसमें है कि सक्सेना साहब क्यों आएंगे भाई, एसपी रहे, एक कलर के पास क्यों आएंगे, एक कलर के घर में क्यों आएंगे। जरूर मेरे बेटे के चक्कर में आ रहे हैं, कहीं अपने बेटे को किसी की बेटी से चिपका दे। दिमाग में यह परसेप्शन बन रहा है। लेकिन सक्सेना साहब दूसरे मूड के आदमी, दूसरे तरह से वो सोचते हैं जीवन को। सबके सीने में मूंग दल चुके हैं, सारे बेईमानों के, और अब खुद बेईमानी करेंगे। आप उनके बारे में ऐसा सोच रहे हैं, शर्म से सर झुक जाता है कई बार जब हम अपना एक परसेप्शन बना लेते हैं कि आदमी ऐसा होगा, लेकिन बाद में पता चलता है कि नहीं यार, हम तो गलत सोच रहे थे। बार बार खटके की तरह ये दरवाजे पे खड़े रहते हैं श्यामल जी, और कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा है मामला, दुनिया ऐसी नहीं ऐसी है। जब एक कहानी ये आता है कागज पर चिपका हुआ समय, अद्भुत कहानी है। हर कोई सोचता है कि हम अपने बच्चों के लिए परेशान कि वो ठीक से जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, दफ्तर में यूनिवर्सिटी में ठीक से है कि नहीं है।
वो जो सबसे घटिया आदमी है उससे वो बच के रह रहा है कि नहीं रह रहा। पता चला कि मेरा बच्चा उसी घटिया आदमी को सेट कर दिया और अपने आप को सुरक्षित महसूस करना, अपने आप को मतलब आप देखिए कि सुरक्षा, एक यहाँ पे एक लड़की है, रोजी नाम है शायद, या रोजी है या कुछ इस तरह का है, तो उससे वो डर रहा है कि भाई वो जो ऑफिस में डीडी में नौकरी कर रहा है, डायरेक्टर है, वो तमाम तरह की लड़कियों के साथ में मिसबिहेव कर चुका है, अपना शिकार बना चुका है, ये मेरी दोस्त की बेटी है, कहीं वो शिकार बना ना ले, बहुत चिंतित होता है। पता चलता है कि उनकी दोस्त की बेटी आती है और सबसे पहले डायरेक्टर को ही अपने कब्जे में करती है और खुश होकर बताती भी कि हमने उसको सेट कर लिया डायरेक्टर साहब को। परसेप्शन है, एक परसेप्शन है, एक कहानी है इसमें, सब सिद्धांत, जबरदस्त कहानी, सिद्धांत, वो सिद्धांत नहीं है, सिद्धांत, और सिद्धांत वाले आदमी से आप शक नहीं सकते, अद्भुत अजूबा होता है, वो अजूबा होता है, आप उसको टैकल नहीं कर सकते। और इसमें बताया जाता है, बहुत एक टेढ़ा आदमी है, विद्वान है, यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है, और अपने बदतमीजियों के बावजूद वो बहुत नाम है उसका, बहुत सम्मान, तमाम तरह की बदतमीजियों के बावजूद। ये अद्भुत बात है, विद्वता का ही बदतमीजी लोग बर्दाश्त करते हैं, सबकी बदतमीजी बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो उसकी बदतमीजी सब बर्दाश्त कर रहे हैं। अब उसमें एक जायसवाल, डॉक्टर जायसवाल है, मेरे ख्याल से पांडे हैं, डॉक्टर पांडे, जो बदतमीज किस्म के प्रोफेसर हैं, बदतमीज किस्म के होने के बावजूद ज्ञानी बहुत है, ईमानदार बहुत है, उनकी ईमानदारी की कसम खा सकते हैं, ऐसे ईमानदार। अब क्या है कि डॉक्टर जायसवाल अपने घर में बुलाते हैं कि आइए खाना खाइए, विरत कीजिए, बेचारा सोच समझ के सोचते क्या करें, कैसे करें, जाए ना जाए, चले ही जाते हैं। उसके बाद जब खाना वाना खिला देते हैं तो जायसवाल बताते हैं, डॉक्टर जायसवाल, कि मेरी बीवी एमए का परीक्षा दी है, तो उसकी कॉपी में थोड़ा नंबर बढ़ा दीजिएगा। डॉक्टर पांडे अपना मुंह में उंगली डालते हैं, सारा खाना वोमिट कर देते, बोलते भैया तुम्हारा खाना मैंने नहीं खाया, वापस कर रहा हूँ सारा खाना। ऐसा सिद्धांत, ऐसा आदमी से कब पाला पड़ेगा आपका? ऐसे ऐसे सर, एक बात यह है कि सर ये रहे बनारस में जरूर, लेकिन झारखंड बहुत इसमें रिफ्लेक्ट करता है। ये झारखंड के पृष्ठभूमि पर लिखी गई किताब है, बिहार बहुत कम आता है इसमें, बनारस बहुत कम आता है, और इसमें सूत्र बहुत आते हैं। सूत्र, जैसे प्रेमचंद की कहानियों में सूत्र वाक्य बहुत सारे होते हैं, इसमें भी सूत्र वाक्य बहुत सारे हैं। और मुझे लगता है कि इनका जो प्रभाव है, पत्रकारिता का जो जीवन रहा है, उस कारण से ये कैंची हेडिंग निकालने के चक्कर में कई सारा कैंची सूत्र निकालते हैं। हाँ, जैसे कई जगह ऐसे ऐसे सूत्र आते हैं कि वो खास है तो हम घास है क्या, हाँ, कई ऐसे ऐसे आते हैं, तो अद्भुत है तमाम तरह से। यहाँ पे तो मैं बहुत सारा स्पेस नहीं है बोलने का, मैं चाहूँ तो बहुत बोलूँ, इसमें घंटों बोलूँ, अट्टहास समय है, ये एक कहानी है इसमें, अट्टहास समय, और कैसे जीते जी तो आदमी का सौदा करता ही है, मरने के बाद भी कैसे सौदा करता है आदमी का, मरे हुए आदमी का, कैसे उसकी डेड बॉडी के समय सौदा होता है, कैसे उसको जलाते समय सौदा होता है, ये सब देखेंगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे सच्चाई में। और मैंने कहा ना कि इसमें जब जब आप परसेप्शन में जाएंगे, एक कहानी है आला पलामू, उसमें भी परसेप्शन को तोड़ते हैं कि भाई आदमी को लगता है कि जो बंदूक उठा लिया बहुत खराब आदमी होगा, बहुत बर्बर होगा, बहुत शैतान होगा, दुष्ट होगा, हत्यारा होगा, उसने बंदूक उठा लिया, क्यों बंदूक उठा लिया, किस लिए उठा लिया, क्या ऐसी बेबसी रही होगी। और जब वो बेबसी, जब वो अपना निजी जीवन की बात करता है तो वो बहुत अच्छा इंसान हो जाता है, जैसे जैसे समाज और व्यवस्था की बात आती है वैसे क्रूर हो जाता है वो। तो यहाँ भी परसेप्शन तोड़ते हैं। मैं समझता हूँ कि ये जितने भी अभी कहानियां आई हैं इस बीच में, उसमें ये जादुई यथार्थ इन सब में नहीं जाते,
बहुत सारे तमाम तरह के सिद्धांतों में और बड़े बड़े जुमलों में नहीं जाते। बड़े बड़े मुझे नहीं लगता कि ये कोई ऐसा पहले से ही कोई स्केच बना रखे होंगे और कहानी लिखने बैठे होंगे। बहुत सारे कहानीकार आजकल ऐसे हैं जो पहले एक सिनॉप्सिस बनाते हैं और उसके बाद, और ये एक तकनीक भी है, बुरा भी नहीं है, अच्छी बात है कि आदमी पहले अपना एक बना ले सिनॉप्सिस कि हम ऐसे 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 करके जाएंगे। इनके पास कोई सिनॉप्सिस नहीं है कहानी की, गारंटी के साथ में बोल सकता है, क्योंकि कहानी कब कहाँ मुड़ेगी ये कहानीकार को भी नहीं पता, पाठक को तो छोड़ दीजिए। ये जहां जर्क आएगा उस जर्क के हिसाब से ये गियर बदलते हैं। नमस्ते मैडम, आइए मैडम बैठिए, आइए प्लीज आइए ना। हमारे साथ आशा प्रभात जी आ गए थे और आशा प्रभात जी का मैं सम्मान करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आइए प्लीज बैठिए। उपन्यासकार हैं बहुत बड़ी, मीरा जोरी जी, देवेंद्र जी और श्यामल जी का उपन्यास कहानी संग्रह की चर्चा हो रही है। और आप ऐसे समय में आए कि मुझे लगता है कि अपनी बात मैं खत्म करने ही वाला ही था, तब तक आप आ गए। तो आप ऐसा ना बोलिए कि आप आए और मैं चुप हो गया। और इसमें बहुत सारी कहानी है, मैं बहुत सारी कहानियों पर बात कर सकता हूँ। पत्तों की रात, निंद्रा नदी, गीली मिठास, कागज पर चिपका समय, हर कहानी अपने आप में बेजोड़ है, अलग है। आपका भी परसेप्शन टूटेगा जब आप एक कहानी पढ़ते हैं, जैसे आप उदय प्रकाश को पढ़ते हैं या प्रेमचंद को पढ़ते हैं, तो आपको पता होता है कि उसमें ऐसा ऐसा होगा, इस तरह से चीजें आएंगी, इतनी मार्मिकता आएगी, इतना करुणा आएगा, ऐसे कैरेक्टर आएंगे, एक जमींदार आएगा जो इतना बदमाश होगा, एक किसान आएगा जो इतना बेबस होगा, आपको पहले से पता होता है। समाज आएगा, हाशिए के लोग आएंगे, क्योंकि सिग्नेचर राइटर जो होता है ना उसके बारे में लोग पता कर रहे थे। जैसे अमिताभ बच्चन आएंगे तो अमिताभ बच्चन ऐसा रोल करेंगे, शाहरुख खान आएगा तो ऐसा रोल करेगा, पहले से पता होता है। लेकिन तेरा कहानी में आप पहली कहानी पढ़िए, दूसरी कहानी पढ़िए, तीसरी कहानी पढ़िए, बार बार आप कहानी को पढ़ते चले जाइए और आप पहले जो कहानीकार को जान रहे हैं आप एक अलग कहानीकार को जानेंगे, एक दूसरे कहानीकार को जानेंगे। ये इनकी सबसे बड़ी ताकत है। और इतना वेरिएशन बहुत कम कहानीकारों के पास आज के डेट में है। आज ज्यादातर लोग तो एक ही कहानी को बार बार लिख रहे होते हैं, शब्द को बदल बदल कर। यहाँ पर शब्द बदलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पत्रकार रहे हैं तो इनके पास शब्दों का एक बहुत बड़ा और क्या कहते हैं उसको, क्या हाँ भंडार। हाँ, मैं तो कहने जा रहा था कि तिजोरी, चूंकि पैसे उतने हैं नहीं मेरे पास तो तिजोरी याद नहीं आता, मैं तिजोरी कहने जा रहा था। लेकिन तिजोरी में बहुत सारे शब्द हैं जिनका इस्तेमाल इसमें किया है। बिहार, झारखंड और गांव, कस्बा, और कस्बा मैं बता रहा हूँ कि कस्बा जो बदला है, आया है इसमें कि कस्बा बदल गया, शहर हो गया, करोल बाग हो गया, कनॉट प्लेस हो गया। तो जहाँ पे कस्बा बदलता है वहां पे दोहरा संकट होता है। एक तो कस्बा का संकट है ही, शहर का भी संकट है, शहरी मानसिकता का भी संकट है। और दो मानसिकता का जब आदमी हो गया ना, कस्बा का और शहरी का, वो आदमी ज्यादा खतरनाक हो जाता है, ज्यादा डेंजरस हो जाता है वो आदमी। शहरी आदमी कम खतरनाक है, कस्बा का आदमी कम खतरनाक है, गांव का आदमी कम खतरनाक है, लेकिन पेंडुलम की तरह लटकता हुआ आदमी शहर और कस्बा, कस्बा और शहर, वो ज्यादा खतरनाक है। और इसमें आता है ये, आती है ये, आप इसको पढ़िए। मैं श्यामल जी को बधाई देता हूँ, मीरा जी को मैं बधाई देता हूँ इतनी शानदार किताब के लिए। इनकी रचनात्मकता फूट पड़ी है। मैं जानता हूँ कि आने वाले समय में कई कहानी संग्रह और लिखेंगे, कई उपन्यास और लिखेंगे। और ये ऐसे शख्स हैं, ऐसे लेखक है कि नौकरी को ताक पर रख कर लिखते रहे, ये रिजाइन करके लिखने को तैयार रहे हैं। कई बार हर साल इनसे जब बात करता हूँ तभी बोलते नौकरी छोड़ो। क्या पता नौकरी छोड़ी कि नहीं छोड़ी, मुझे नहीं पता। लेकिन ये हमेशा नौकरी छोड़ने की बात करते हैं सिर्फ लिखने के लिए। तो इतना प्रतिबद्ध लेखक से हम उम्मीद कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत रोचक आपका वक्तव्य है। दो बातें जो आपने कही कि जो पात्र हैं अजीबोगरीब, हर एक का एक यूनिक पात्र है, ये कहाँ से गढ़ के लाते हैं। दूसरी बात, इसका तो मैं जानना चाहूँगी और मुझे लगता है सब जानना चाहेंगे। दूसरी बात जो आप इन्होंने कही कि आप कोई फ्रेमवर्क लेके शायद कहानी नहीं बोलते, कहानी अपने आप चल पड़ती है और आपको अपने साथ ले जाती है। तो इन दोनों बातों पर रोशनी डालते हुए बताइए हम।
आदरणीय मीरा जी, देवेंद्र जी, पंकज जी, आशा जी और बाकी सभी उपस्थित लोगों, मेरे लिए बहुत दुविधा वाली स्थिति उत्पन्न हो गई है। ठीक उसी तरह जैसे किसी की चोरी पकड़ ली जाए, उसी समय कहा जाए कि इसके बारे में आप बोलिए। मैं लिखता ही तभी हूँ जब मेरा परसेप्शन टूटता है। मुझे नहीं पता था कि एक संपादक इतना क्रूर आगे तक निकलेगा जो चीजों को जान जाएगा और ऐन लोकार्पण के दिन इसका पर्दाफाश हो जाएगा। देवेंद्र जी ने बहुत बचा बचा कर कहा, बात इन्होंने भी सारी वही कही, लेकिन वहाँ ये क्लियर नहीं हुआ था। लेकिन यहाँ इन्होंने तो स्पष्ट बता दिया कि ये अवधारणाओं के भंजन की कहानियां हैं। ऐसा ही हुआ है कि मेरे पास जब कोई पात्र आता है और वो बहुत खटकने लगता है, अंतिम हद तक खटकता है और खूब खटखड़ाता है, तब जाके मैं दरवाजा खोलता हूँ और तभी लिखता हूँ। अब जैसे डॉक्टर पांडे का एक पात्र है, मैंने नाम बदल दिया है लेकिन टाइटल मैंने रखा है डॉक्टर पांडे। एक बड़ा पात्र है, पिछले 25, 30, 35 सालों से मेरे दिमाग में वो पात्र एक उपन्यास के पात्र के रूप में ही है। और पंकज जी ने भी यह चोरी पकड़ ली है कि ये सभी कहानियां जो है इनको मैंने डॉक्यूमेंट करने के लिए दर्ज किया है। ये सभी कहानियां एक औपन्यासिक उड़ान के लिए अपने हिसाब से मेरे मस्तिष्क में है। डॉक्टर पांडे के बारे में थोड़ा बहुत मैं बताना चाहूँगा कि आमतौर पर जब किताबें छपती हैं तो हम लोग धन्यवाद ज्ञापन करते हैं, और धन्यवाद ज्ञापन में जिसको भी प्रसन्न करना होता है, भले उससे इस विषय पर बात भी न हुई हो, उसका नाम देकर बोलते हैं उनको धन्यवाद, उन्होंने ये सहयोग किया। डॉक्टर पांडे ने हिंदी साहित्य का नया इतिहास लिखा था और उसकी भूमिका में लिखा था कि इस किताब को लिखने में सबने असहयोग किया है, और उसके बाद कहा कि हमारी पत्नी इन्होंने सबसे ज्यादा पीड़ित किया है, इसीलिए किसी को धन्यवाद देने का सवाल ही नहीं उठता है। और अगला वाक्य लिखा कि दरअसल पुस्तकों की भूमिका में प्रकाशन में धन्यवाद देने को मैं आधुनिक युग की सबसे बड़ी बदमाशी मानता हूँ। ये उनकी अवधारणा थी। एक समारोह में आए थे, वो पुरस्कार वितरण समारोह था, झारखंड स्तर का ही था। उसमें आए तो उसमें मैं नाम ले लेता हूँ, वो एक आदरणीय है, हम लोग के लिए परम पूज्य हैं, मनमथ नाथ गुप्त जी आए थे। मनमथ नाथ गुप्त जी काकोरी कांड के क्रांतिकारियों में थे और ऐसे व्यक्तित्व थे जिनको फांसी की सजा सुनाई गई थी, लेकिन अंडर एज होने के कारण उस समय उनकी सजा को बदल दिया गया और वो बच गए थे। उसमें मनमथ नाथ जी ने भाषण शुरू किया और भाषण देते देते कहा कि जब इस्लाम के नाम पर मुसलमानों के लिए अलग राज्य दिया गया तो सारे मुसलमानों को क्यों नहीं भेज दिया गया। ये उन्होंने भाषण दिया, बड़ा विवादास्पद भाषण था। डॉक्टर पांडे अध्यक्षता कर रहे थे। डॉक्टर पांडे कहीं से कम्युनिस्ट या कांग्रेस या कुछ भी नहीं थे, वो शुद्ध लेकर थे। तो किसी भी विचार की आलोचना कर सकते थे और किसी विचार का समर्थन कर सकते थे। जो खड़े हुए, नामोजी के बारे में कहा जाता है कि नामोजी ये सब बोलते हैं, लिखते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं मानते हैं। नामोजी और भी उड़ान भरते हैं, लेकिन डॉक्टर पांडे का भाषण सुनकर आप कॉमा फुल स्टॉप का अंदाजा लगा सकते थे। और बहुत 10-5 मिनट का भाषण देते थे वो, लेकिन 10-5 मिनट में 100 गर्दनें उड़ा देते थे और 1-2 महीना तक के लिए विवाद पैदा कर देते थे। डॉक्टर पांडे खड़े हुए और बोले कि आज सुबह सुबह मेरे दरवाजे मनमथ नाथ गुप्त प्रकट हुए तो मैं अपराध बोध से भर गया। और ये 30-40 सालों का अपराध बोध था, क्योंकि जब देश आजाद हुआ था और इनकी जान बच गई थी तो ये लेखक हो गए थे और हर महीने हर 2-4 महीने पर 2-4 किताबें छपती थी। किताबें ये डाक से भेजते थे, हर किताब के साथ ये पत्र भी भेजते थे। ये सभ्यता का तकाजा है कि कोई आपके दरवाजे आए, दस्तक दे तो आप दरवाजा खोलें, उससे बात करें। मुझे सुबह अपराध बोध हुआ कि 40 सालों में मैंने इन पे एक पोस्ट कार्ड भी क्यों नहीं लिखा। किताबें किसी काम की नहीं थी, लेकिन एक आदमी पत्र तो लिख रहा था। इतना ठाका हुआ मनमथ वो सिकुड़ गए। तो बोले कभी मैंने जब इनका भाषण सुना और इनके भाषण से समझ में आया कि हिंदू और मुसलमान का अर्थ नहीं समझ पाए कि भारतवासी का क्या अर्थ होता है, तब मुझे लगा कि 40 सालों में मैंने जो कार्रवाई की है, एक पोस्ट कार्ड भी न लिखने की, वो कार्रवाई बिल्कुल सही थी। ये उनका व्यक्तित्व था। एक समारोह में हमको लगा कि उनकी मृत्यु से कुछ दिनों पहले की बात है, तो उसमें हम मिलने गए। सबसे पहले हम बताएं कैसे डॉक्टर पांडे से मेरा परिचय हुआ। तो डॉक्टर पांडे से जब परिचय होते समारोह के बाद वो नीचे उतरे। अभी हाल में मैंने फेसबुक में शेयर किया है कि 40 साल पहले जानकी वल्लभ जी का एक इंटरव्यू मेरा लिया हुआ छपा था आजकल के बिहार के सिद्धांत में, वो 5-6 पन्ने बहुत लंबा टोला छपा था। और उसी दौरान डॉक्टर पांडे से मिलने का मौका मिला एक समारोह के बाद। मैं बड़ा गर्व से भरा हुआ था कि तुरंत रेफरेंस दूंगा, कभी आजकल में मेरा छपा है 4-5 पन्ने में जानकी वल्लभ जी का इंटरव्यू। जानकी वल्लभ जी दिराला जी के बहुत निकट थे
और निराला जी ने अपने अंतिम दिनों में 1.5-2 साल में 95 पत्र उनको लिखे हैं। तो वही किताब एक अलग से है। शास्त्री जी बहुत विद्वान व्यक्ति रहे हैं। उनकी मृत्यु पर नामोजी ने कहा था कि वो टैगोर के बाद भारत के सबसे बड़े गीतकार थे। तो हाल ही में उनका निधन हुआ है। उनके साहित्य पर ध्यान कम गया है, लेकिन ये हिंदी साहित्य है, मालखाना भरा हुआ है। इसका हिसाब किताब करने वाला कभी आएगा तो उनका भी हिसाब होगा। उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण साहित्य लिखा है। बहरहाल तो मैं जब उनसे मिलने गया तो सज्जन ने मुझे मिलाया मेरे आग्रह पर। तो डॉक्टर पांडे ने कहा कि ये श्याम बिहारी श्यामल, आगे परिचय नहीं दिया आपने, ठीक है हमसे मिलने आए हैं, इसका मतलब लेखक ही होंगे। तो हमने आगे डरता हुए, अभी मेरा एक इंटरव्यू छपा है, मैंने शास्त्री जी का इंटरव्यू लिया है आजकल में। बोले कौन शास्त्री? हमने कहा जानकी वल्लभ। अच्छा ये अपराध आपने किया है? हमने कहा हमने कहा अपराध कैसे? तो बोले जानकी वल्लभ तो कवि ही नहीं है, आपने महाकवि में लिख दिया है। हमने कहा कैसे कवि नहीं है? तो बोले कि उसकी हर पंक्ति में कालिदास सुनाई पड़ते हैं, सुखदेव सुनाई पड़ते हैं, निराला दिखाई पड़ते हैं, तो वो उसमें कोई मौलिकता नहीं है, वो तो एक तस्तरी की तरह है। हमने कहा कि एक आलोचक की टिप्पणी हो सकती है, लेकिन हम लोग तो साहित्य के श्रद्धालु हैं। हम लोग तो बस छोटा मोटा कोई भी जो डी हो, कोई भी देवता हो, हम लोग के लिए देव कोटि का है। बोले नहीं, आपकी भावनाएं अपनी जगह है, लेकिन मेरी बात अपनी जगह है, वो कभी नहीं है। तो डॉक्टर पांडे का ये व्यक्तित्व था। डॉक्टर पांडे का आप इतिहास पढ़ेंगे, उनको लोगों ने दबाया क्योंकि वो टकराने वाला भी थे। वो दिन को दिन और रात को रात बोलने का प्रयास करने वाले व्यक्ति थे। नहीं तो उनका जो इतिहास है, बिहार और झारखंड में 25-30 साल तक कोर्स को पढ़ाया गया है, हिंदी साहित्य का नया इतिहास। और आप उनके इतिहास को पढ़िएगा तो आप चौंक जाएंगे, क्योंकि हिंदी साहित्य में 100 से ज्यादा इतिहास उपलब्ध है। अब सबका विभाजन एक जैसा है, उनका काल विभाजन तक अलग है। उन्होंने वीर गाथा काल का के पर सवाल उठाया, कहा कि कविता 3.5 हाथ में घूम रही है, वो नाम वीर गाथा काल। इस तरह से उनका जो पूरे इतिहास में छोटे छोटे जो कवि हैं साहित्य के, उनको उन्होंने बहुत व्यापक रूप से उठाया, बड़े बड़े नामों पर उन्होंने सवाल उठाया। तो डॉक्टर पांडे का इस तरह का व्यक्तित्व था। तो डॉक्टर पांडे ने उसमें जब वो खड़े हुए मनमथ दास के बारे में बोलते हुए बोले कि मेरे ध्यान में अभी जब आया तो मुझे लगा कि 40 साल के दौरान जो कार्रवाई थी बिल्कुल सही थी, तो क्या ही अच्छा होता कि शहीद हो गए होते। सन्नाटा छा गया, बहुत अपमानजनक स्थिति पैदा हुई। लेकिन मनमथ दास को फिर खड़े हुए फिर बोले मैं बयान वापस देता हूँ, और मैं अपने जीवन में पहली बार कोई बयान वापस दे रहा हूँ। पांडे जी ने मेरी आंखें खोल दिया। हम लोग भारतवासी हैं, और हम लोग न हिंदू है न मुसलमान है, और जो भी हिंदू बनता है मुसलमान बनता है क्षति हो जाता है। ये ऐतिहासिक घटना है। एक घटना का और भी हम जिक्र करना चाहेंगे, हालांकि पता नहीं क्या लंबा हो रहा है। एक समारोह में पांडे जी आए, और पांडे जी कुछ हमको लगा कि 1-8 मिनट विलम्ब आए होंगे, तो कोई वक्ता भाषण जाता उन्हीं को अध्यक्षता करनी थी। तो बोले कि लगता है कि मुझे अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है क्या? तो अगले ने डॉक्टर साहब आपकी कुर्सी खाली है। तो बोले नहीं, पहले मैं अपनी बात क्षमा मांग लूँ। फिर क्षमा मांग दी। तो बोले 1-2 मिनट का विलम्ब हो गया है। और उसके बाद जब भाषण हुआ, ये रांची यूनिवर्सिटी के प्रसार में ही कार्यक्रम हो रहा था, उससे वो रिटायर हो चुके थे। उनके रिटायर हुए 15-20 साल हो गए थे। उसके बाद 3-4-5 वक्ता जो बोल गए, उन्होंने कहीं वह कोई हस्तक्षेप नहीं किया। सारे वक्ता जब बोल गए तो पांडे जी खड़े हुए अध्यक्षीय भाषण में, तो 2-2 वाक्य में सभी वक्ताओं की गर्दन उड़ा दी और कहा कि जो है कोई भी अध्ययन नहीं करता है, और लोग जो है समारोही लोग हैं, ये समारोही लोग समय खराब करते हैं, नए लोगों को भटकाते हैं। तो 4-5 जो वक्ता थे सबकी गर्दन उड़ा दिया। फिर बोले कि मुझे अब जाना चाहिए, मेरी पत्नी का सुबह निधन हो गया है, शव रखा हुआ है, कार्यक्रम निर्धारित था, इसलिए मुझे यहाँ पर आना है। उसके बाद ऐसा सन्नाटा छाया, बहुत खुशी बस सारे लोगों के पीछे आ गए, जिसकी भी गर्दन उड़ाते सारी गर्दनें आके अपने शरीर पर बैठ गए, और सब लोग उनके पीछे। इस तरह का उनका व्यक्तित्व था। इसमें और भी कई जो कैरेक्टर हैं, तो वो असामान्य कैरेक्टर हैं, बल्कि वो कहानियां पहले छपी भी हैं। तो कुछ लोगों ने सवाल उठाया कि श्यामल सिर्फ असामान्य कहानी पात्रों को उठाते हैं। तो मेरा ये भी मानना है कि सामान्य लोगों को क्या उठाना है, जो सामान्य लोग तो हम लोग हैं, जिनकी कोई बात बताने लायक हो, जिनकी कोई बात खास तरह से जगाने वाली हो, कुछ खास चित्रण करने वाली हो। और देवेंद्र जी ने भी कहा और पंकज जी ने भी कहा, तो हमारा जो लेखन है एक तरह से मन की भटकन है, जो मन का वन है उसको भटकता है, और जो शहर है, कस्बे हैं, उनकी जो रहाइश है उसको चित्रित करता है, उसमें एक रेखा खींचने का प्रयास करता है। और जहाँ तक वो राजपाल से पुस्तक आने का, मैं बहुत अभिभूत हूँ। हम लोग अपने बचपन से जब शुरुआत कर रहे थे, तो हम लोग जो किताबें पहली बार उठाए थे तो राजपाल का रहा था, और हम लोग के मन में एक फैसिनेशन था, भाई राजपाल से भी मेरी किताब है। राजकमल से पहली किताब छपी थी 25-30 साल पहले, उसके बाद लगातार किताबें राजकमल से आई, लेकिन आज लगता है कि मन जाकर तृप्त हुआ है।
वो निराला जी के पंक्ति है ना कि आज मन पावन हुआ है, जेठ में सावन हुआ है, तो उनसे क्षमा मांगते हुए कहना राजपाल में आज हम आए हैं, राजपाल में सावन का अनुभव हुआ है, बसंत का अनुभव है। पुस्तक को उन्होंने जितने खूबसूरत ढंग से, जितने कम समय में जितने सुरुचि ढंग से प्रस्तुत किया है, ये बहुत ही प्रेरक है, बहुत ही आनंददायक है। इनको पता नहीं धन्यवाद देना उचित लगता है कि नहीं लगता है, लेकिन मैं तो नियोजित करूंगा और बहुत ही आदर से आपको करूँगा। मैं देवेंद्र जी का, पंकज जी का बहुत ही आभार बताऊंगा। उन लोगों ने चुभाया, लेकिन बचा के चुभाया। और आलोचक का यही काम है कि जगाए, गलतियों को जरूर बताएं और यह भी बताएं कि और भी क्या जोड़ना है, क्या जोड़ना है। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जरूर बताएं। आप कुछ कहना चाहेंगे? आप आए हैं तो जरूर मैं चाहूंगी आप भी 2 शब्द बोलिए। आदरणीय सौंदर्यारी स्वामी जी, पंकज जी, वीरेंद्र जी और मीरा जी, राजपाल से पुस्तकें जो गया अमृत छावा या वैशाली की नवदुर्गा, ये सब मैं खरीद करके पढ़ती रही हूँ बहुत दिनों से। राजपाल से जुड़ने का बाद में ऐसा हुआ, लेकिन आपके प्रकाशन से तो मैं जुड़ी रही हूँ। श्यामल जी को मेरा तो भाग्य, मैंने अभी तक नहीं पढ़ा, लेकिन पढ़ना चाहूँगी। उनके 2 बड़े प्रिय लोग हैं हमारे, देवेंद्र जी भी। तो राजपाल का तो जो भी है किताबों से समृद्ध जो कतारें देखने को मिलती है तो बड़ा मन आश्चित होता है। और इसी तरह प्रकाशन अपनी जगह पर हो तो हम लेखकों का भी तो इससे बहुत कुछ मिलता है। जो आदमी लिखता है वो आप निकालते हैं तो खुशी होती है। एक क्या कहते हैं, अनुनासिक संबंध होता है प्रकाशक और राइटर का। तो इन्हीं शब्दों के साथ में बहुत बहुत बधाई देती हूँ श्यामल जी को। एक मिनट मैंने खुद से सवाल उठाया था कि मैं क्यों हूँ इस पैनल में, तो मुझे लगता है कि अब इसका मैं क्यों हूँ इसका उत्तर मैं दे देता हूँ। क्योंकि हम तीनों का संबंध कमोबेश धनबाद से है। सर बोकारो से हैं, सर ने धनबाद में काम किया और मैं धनबाद में पढ़ा लिया, तो यहाँ पर तीनों का होना बहुत जरूरी था। बढ़िया। लेकिन अब मैं किसी को उनको बुलाना चाहूंगी जिनका इस किताब की रचना होने में हाथ जरूर रहा है। वो है इनकी धर्मपत्नी जी और कथाकार भी हैं। तो मैं चाहूंगी आप भी आज जरूर कुछ करें। धन्यवाद मीरा जी। श्यामल जी के साहित्य जब से शुरू हुआ है, मेरा साथ लगभग बीच में बना, पहले से है, बहुत पहले से, लेकिन जब से हम लोग का साथ बना है तो इनका साहित्य एकदम आसमान को छूता हुआ एकदम नजर आया है मुझे। और इन्होंने जो भी रचा है मन से रचा है, पाठकों के लिए ही रचा है और पाठकों के दिल में बसा भी है। और कहानियां तो इनकी जो है 13 जो कहानियां हैं 13 रंग की। कोई आप एक चीज नहीं आप देख सकती हैं कि इससे मिलता हो उसमें कुछ है, उससे मिलता कुछ है। सबका स्वाद अलग है, सबका रंग अलग है, सबका आधार अलग है। तो कहानियाँ इनकी बहुत अच्छी है, शानदार है और इन्हें बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और आपको भी जो आपने इतना अच्छा कलेवर दिया और घाम को घाम की तरह चमका दिया तो धन्यवाद। अच्छा, तो आज तो धन्यवाद। तो मुझे लगता है मुझे उठ जाना चाहिए, मेरा तो आज से कोई रिश्ता नहीं है। हम लोग तारे हैं और आप चांद हैं। अब तो रिश्ता हो गया, बुक आ गया। तो हम चारों समाज होते नहीं आए। ये बात है।
कोई बात नहीं, मेरा संबंध दिल्ली से और वो भी घर से ही है, तो मैं चाहूंगी कि आप थोड़ी देर रुके और पाठकों से अनुरोध है कि आप काउंटर से किताब खरीद के ग्राम आप लेखक से हस्ताक्षरित करवाएं, उनसे 2 बातें करिए। तो आप सबका आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।